हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केमिस्ट्री से भी जो भी क्वेश्चन फिगर से पूछे जा रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक ग्लास में इकट्ठा करना। तो दोस्तों ये पहला फिगर दिया है। अब इसमें देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछा है कि जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पहला चीज़ ये पूछा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और दूसरा क्वेश्चन इसे बन रहा है कि ये किस प्रकार का अपक्रिया है। तो एक किस प्रकार का अपक्रिया है? तो दोस्तों जहाँ पर ठीक है दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर, जैसे A+B मिलके क्या बनाए? C बनाए। ठीक है, तो इधर वाले को अभिकारक कहते, इधर वाले को उत्पाद। तो जो दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एकल उत्पाद। ठीक है, तो इस प्रकार के अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। कौन सा अपक्रिया कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। कौन सा अपक्रिया कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अभिकारक पदार्थ है ये दो है और जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है? सिंगल बन रहा है। इसलिए जो यहाँ पर अपक्रिया होगा, कौन सा अपक्रिया होगा दोस्तों? यहाँ पर कौन सा अपक्रिया होगा? यहाँ पर संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। कौन सा अपक्रिया हो जाएगा? यहाँ पर संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। कौन सा अपक्रिया हो जाएगा? यहाँ पर संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए इससे दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दिया था कि एक फ्लास्क है, ठीक है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। देखिए एक यहाँ पर एक फ्लास्क है ये, ठीक है, और उसमें क्या भरा हुआ है? तन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तन H2SO4 भरा हुआ है। ठीक है, अब उसमें हम क्या करते हैं? दानेदार जस्ता डालते हैं तो हमारा जो बनेगा क्या, ठीक, उसमें क्या निकलेगा? तो यहाँ पर दिया है कि दानेदार जस्ते पर, ठीक है, दानेदार जस्ते पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किस गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि जब अब देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा ये क्या पर होगा? सल्फ्यूरिक यहाँ अम्ल लिखा यानी अम्ल होगा, और इस पर जब जस्ता यानी जस्ता जो जिंक होगा वो क्या होगा? धातु होगा। यानी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? यही क्वेश्चन पूछा है कि जब दोस्तों एसिड यानी अम्ल जो हमारा मेटल के साथ अपक्रिया करता है तो साल्ट बनाता है यानी लवण बनाता है, और उसमें कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए दोस्तों यानी एसिड यानी अम्ल से तीन अपक्रियाएं आपको इंपॉर्टेंट है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला ये रिएक्शन होता है जब अम्ल धातु से अपक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि जब ये अम्ल धातु से अपक्रिया करता है तो कौन से गैस निकलता है? तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे हम एसिड यानी अम्ल क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? HCl। और यहाँ पर क्या लेते हैं? कॉपर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर लेते हैं। तो अब देखिए HCl क्या होगा? एक अम्ल होगा यानी एसिड होगा, और जो कॉपर होगा वो क्या होगा? मेटल होगा। तो यहाँ बनेगा क्या? यहाँ हमारा बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा? HCl और कॉपर के साथ रिएक्शन क्या करके बनाएगा? कॉपर क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड बनाएगा, और इधर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम पहले ये दो नहीं था, ठीक है, HCl में 2 गुणा कर देंगे तो हमारा अपक्रिया क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो बनेगा, क्या पूछा था क्वेश्चन में कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है यानी धातु जब अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो क्या निकलता है वहाँ पर? हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ पर दिया जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बुझे हुए चूना। दोस्तों जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना।
देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें हम क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है। अब इस प्रक्रिया में जो हमारी देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसमें दोस्तों जो ऊष्मा बहुत मात्रा में निकलता है, क्या निकलता है इसमें, ऊष्मा बहुत मात्रा में निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को, ठीक है, इस प्रकार के अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी। और देखिए जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। अगर ऊष्मा देने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, इसमें जो हमारा है, इसमें जो हमारा अभिकारक है 2 या 2 से अधिक है, और जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो सिंगल बन रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया भी होगा। कौन सा होगा, संयोजन अभिक्रिया भी होगा, और ऊष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि बुझा हुआ चूने का कौन सा फार्मूला है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बिना बुझा हुआ चूने कौन सा फार्मूला होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें कहा है कि दोस्तों ऐसे समझिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रकनली को गर्म करने तथा सूंघने की सही विधि है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है कि फेरस सल्फेट पे, ठीक है, जब ऊष्मा यानी जब उसको गर्म किया जाता है, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ये फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। फिर क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फिर क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है। क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब इसमें ऊष्मा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा के द्वारा अगर टूटेगा तो ऊष्मी वियोजन कहा जाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मी वियोजन, यानी जहाँ पर ऊष्मा दिया जाएगा वहाँ ऊष्मी वियोजन कहलाएगा। पहला क्या कहलाएगा, ये अभिक्रिया ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। और दूसरा दोस्तों, अगर ऊष्मा दिया जा रहा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहलाएगा। ठीक है। दोनों अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस प्रकार रहेगा। ठीक है। तो जहाँ पर ऊष्मा देने पर वह प्रोडक्ट जो हमारा उत्पाद होता है टूटता है तो उसको ऊष्मी वियोजन कहते हैं, और उसको दूसरा क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रखनली पकड़ने वाली चिमटा है, क्वथन नली है, लेड नाइट्रेट है, बर्नर है। तो इसमें था कि लेड नाइट्रेट का तापन, यानी जब उसमें ऊष्मा दिया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो इसमें पूछा था दोस्तों ये क्वेश्चन कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो हमारा कौन सा गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। इसका रिएक्शन दिया है दोस्तों यहाँ पर कि आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं है। देखिए जब लेड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, ये लेड ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा था कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है। तो कौन सा निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन में वहाँ क्या दिया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया था। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका दिया था अगला फिगर पे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जल है। क्या है, जल है। तो अगर देखो जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। जैसे ये H2O क्या है, जल है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, यानी 2H2O + O2। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है तो यहाँ पे 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, बैलेंस करने के लिए भी आ रहा। तो ये हमारा जो पानी है यानी जल है, ये टूट के किस में हो जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन तब टूट रहा है जब इस पर हम विद्युत प्रवाहित करें। यहाँ पर ऊष्मा नहीं प्रवाहित कर रहे हैं, क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, वैद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस
अपक्रिया कहते हैं। ठीक, कौन सा अपक्रिया कहते हैं? विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यानी विद्युत प्रवाहित करने पर जब वो उसका वियोजन होगा, ठीक है, विद्युत वियोजन होगा तो क्या कहेंगे? इसको वैद्युत अपघटन कह लेंगे। अब दूसरा अपक्रिया यहाँ पर इसका क्या नाम होगा दोस्तों? अगर एक सिंगल अभिकारक पदार्थ, ठीक है, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर सिंगल अभिकारक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो इसको वियोजन अपक्रिया कहते हैं, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह लेते हैं। क्या कहलाते हैं? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। यानी संयोजन का उल्टा क्या होता है? वियोजन होता है। लेकिन अगर विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर एक चाइना डिश यानी एक प्लेट होता है, उसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सिल्वर क्लोराइड। जब यहाँ पर सूर्य की प्रकाश यहाँ पर पड़ रही है तो क्या बनेगा? ठीक है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर धातु बनाता है। देखिए इससे क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड रखा है, जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर क्या होता है? टूट जाता है और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड किस में टूट जाता है? सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। और इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड का जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें जब देखिए सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, इसमें क्या दे रहे हैं? सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, तो जब उष्मा हम देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब हम उष्मा देते हैं तो क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जब उष्मा निकलता है तो उसको उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। पहला चीज़ ये पूछेगा कि किस प्रकार का अपक्रिया है, तो कौन सा अपक्रिया है? उष्मा क्षेपी अपक्रिया। दूसरा जो पूछ रहा है कि देखिए जब ब्लैक एंड फोटोग्राफी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रयोग किया जाता है और सिल्वर क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि इसमें क्या था कि ब्लैक एंड वाइट यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। और इसको तोड़ने के लिए सूर्य की प्रकाश यानी उष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नावली दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और इसका रंग कैसा? नीला रंग है। कैसा रंग है? नीला रंग है। तो जब इसमें धागे की सहायता से एक कील को लटकाया जाता है तो क्या घटित होता है घटना? यही पूछा है। तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील, तो जब इसमें लोहे की कील डाला जाता है तो जो कॉपर सल्फेट का ये जो नीला रंग है ये धूमिल हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। और लोहे का जो है, लोहे की कील है, इसका कलर भी बदल जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसका एक फिगर से फिर समझाया है दोस्तों कि लोहे की कील पहले ऐसा था, कॉपर सल्फेट के, ये देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई कील कॉपर सल्फेट के विलयन से जब निकाली जाती है तो इसका कलर बदल जाता है। ठीक है, इसका कलर क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? ये इसके बारे में देखते हैं। देखिए लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गए? यानी जो विलयन का नीला रंग था वो क्या हो गया? मलिन, मतलब धूमिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेन जो पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर ये विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण है। जो पूछने वाली बात है इसमें क्या पूछेगा कि इसमें कौन सी अपक्रिया है, तो कौन सी अपक्रिया होगी? विस्थापन अपक्रिया होगा। अगर विस्थापन अपक्रिया आपको डिटेल में समझना तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे सक्रियता श्रेणी, इसी वीडियो में सक्रियता श्रेणी में बताएंगे तो आपको याद होना चाहिए। देखिए इसका होता है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, उसके बाद फिर होता है
कोट है आपका, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कोट है आपका। यानी जो इसमें ऊपर वाले तत्व होते हैं अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और ये नीचे वाले तत्व को क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, फे लिखा हुआ है, यानी फेरस है। तो फेरस हमारा कहाँ है, यहाँ पर देखिए हमारा फेरस हो गया, यहाँ पर हमारा फेरस हो गया। और इसके नीचे, ये सब नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या है, कापर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, जो फेरस है वो कापर सल्फेट से कापर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये फेरस जो है कापर सल्फेट से कापर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और यहाँ क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे दोस्तों इसी प्रकार का है, यहाँ पर जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, कापर सल्फेट से कापर को विस्थापित कर देगा और क्या बनाएगा, ये जिंक सल्फेट बना देगा। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। दोस्तों ये रंग वाली जो बात है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसके पहले हमने अभिक्रिया का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों इसमें देख कर सोडियम सल्फेट की विलयन युक्त प्रश्नली है, इसमें क्या भरा हुआ है, सोडियम सल्फेट भरा हुआ है, इसमें बेरियम क्लोराइड भरा हुआ है। तो क्या बनेगा, तो दोस्तों ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन सा अभिक्रिया होगा, यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए जब इस सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से मिलेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। और जो बेरियम सल्फेट होता है ये अविलेय होता है। कैसा होता है, अविलेय होता है और एक अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, अवक्षेप बनाता है। तो देखिए पहला यही क्वेश्चन पूछता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। और अवक्षेप कैसा होता है, अविलेय होता है, तो मतलब अघुलनशील होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके आयनों का, यहाँ पर आयनों का आदान पर, जैसे इसमें दो आयन टूटेगा, एक प्लस टूटेगा एक माइनस टूटेगा, यहाँ पर भी एक प्लस टूटेगा एक माइनस टूटेगा। तो यहाँ पर इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट का क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ये अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, किसका हो, आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर दो आयन बनेगा, तो आयनों का जब आदान प्रदान होगा तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जब ये टूटेगा कैसे टूटेगा, देखिए Na2 है, SO4 है, ठीक है। तो देखिए ये Na2 है, तो ये वाला 2 यहाँ पे चला आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये टूटेगा, देखिए ऐसे ये टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा, ठीक है। क्या टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा, और SO4 2 माइनस पे टूटेगा, ठीक है, क्योंकि Na2 इधर आएगा, 2 वाला इस पे बैलेंस से आ जाता। इसी तरह इधर वाला टूटेगा, ये क्या टूटेगा, बेरियम प्लस में टूटेगा। किस में टूटेगा, ये बेरियम प्लस में टूटेगा। और यहाँ पर क्या टूटेगा, ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो ये सिंगल में टूटेगा, Cl माइनस। अब देखिए इसका जो सोडियम है इसकी क्लोरीन से मिलेगा, तो क्या बनाएगा, ये सोडियम क्लोरीन बना लेगा। अब बेरियम इसके सल्फेट है, तो क्या ये बेरियम इसके सल्फेट से मिलेगा, क्या बनाएगा, ये बेरियम सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, ये बेरियम सल्फेट बना लेगा। देखिए इसके भी 2 चार्ज है, इसके भी 2 चार्ज हैं, ठीक है। बेरियम प्लस 2 है ना, और सल्फेट भी -2 है, तो इसका चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, यानी क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। और एक प्रकार का अवक्षेप बनाएगा जो क्या होगा, अविलेय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इसका आयन इसके साथ मिल जा रहा है, इसका आयन यहाँ इसके साथ मिला है। तो जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है वहाँ पर क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जा रहा है, उपचयन और अपचयन। उपचयन को दोस्तों हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, कौन सा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो उसमें मान लीजिए कोई तत्व है, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन
जुड़ेगा, क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब कोई यौगिक है, मान लीजिए कोई भी एक यौगिक है, उसमें से हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस होगा। तो कहीं पर भी ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा, यानी हाइड्रोजन वहाँ से हटेगा, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यदि किसी तत्व से ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर अब यौगिक हो जाएगा, किसी यौगिक से, ठीक है, जो हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस होगा, यानी हाइड्रोजन वहाँ से ऑक्सीजन वहाँ से हटेगा। किसी यौगिक से ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, और किसी तत्व में, ठीक है, अब हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो वहाँ पर जो अभिक्रिया होता है वो रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, बस यही बात को आपको ध्यान रखना। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है यहाँ पर देखिए, ये कापर है, कापर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कापर में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अभी बताएं, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो वहाँ कौन सा अभिक्रिया होता है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, यानी उपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कापर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, कापर ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, कापर ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ये उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसका उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन होता है। और जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, कापर ऑक्साइड है। ठीक है, क्या है, कापर ऑक्साइड। अब यहाँ कापर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, और क्या बना रहा है, कापर बना रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जब ऑक्सीजन हटता है तो क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा उपचयन होगा, जहाँ ऑक्सीजन हटेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, और सेम इसी का उल्टा होता है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है तो उपचयन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा होता है कि अगर किसी में से ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया हो जाएगा। और जहाँ पर अपचयन उपचयन दोनों होता है उसको रिडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। आइए उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है अभिकारक, यहाँ पर अपचयन उपचयन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कापर ऑक्साइड है। अब दोस्तों यहाँ कापर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है, कापर बन जा रहा है। तो हम कहेंगे जब ऑक्सीजन यहाँ से हटता है, किसी से ऑक्सीजन हटता है तो क्या कहलाएगा, ये अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, यानी रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। तो जब कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन कहलाता है। उपचयन मतलब समझ रहे हो ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जहाँ पर दोनों होता है वहाँ पर क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है, क्या बना रहा है, जिंक बना रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन हटता है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है दोस्तों, ये रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो जहाँ पर कार्बन जुड़ता है वहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है, उपचयन। क्या होगा, उपचयन, यानी इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, दूसरे चैप्टर के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर जो प्रश्नावली दिया है, यहाँ पर आप डिटेल में दिया है, पढ़ लीजिएगा। इसमें मेन चीज़ क्या होता है कि दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं जलन द्वारा हाइड्रोजन गैस होता है। इसके कहने का मतलब है, जब अभी इसके पहले पढ़े हो कि जब एसिड, ठीक है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये तो पहली बात, ये साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, अभी पढ़े हो ना कि जब कोई अम्ल, ठीक है, जब कोई अम्ल
धातु के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो लवण बनाएगा और उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यही इसके बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं, इसका रिएक्शन द्वारा देख लेते हैं। अच्छा देखिए, इसमें रिएक्शन एग्जाम्पल में नहीं लिए, हम समझा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए, जब हम अम्ल का जब इसके धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये क्या बनता है दोस्तों, ये लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस। चलिए लेते हैं एक अम्ल लेते हैं, HCl लेते हैं, यहाँ पर धातु हम कापर ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, कापर। जब ये अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कापर क्लोराइड बनाएगा और यहाँ से कौन सी यहाँ Cl2 रहेगा। ठीक है, और H2 हो जाएगा। यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब यहाँ थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे, देखिए क्लोरीन इधर 2 हो जा रहा है, इधर भी क्लोरीन 2 हो जा रहा है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2, ये हमारा बैलेंस हो गया। तब दोस्तों हमारे यानी निष्कर्ष क्या निकलता है, जब हमारा एसिड यानी अम्ल धातु के साथ अब क्रिया करेगा तो एक तो पहली बार लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। यानी अम्ल धातु के साथ अब क्रिया करके कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। ठीक है, देखिए अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2, जब इसमें से दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या बोलता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक है, तो मेन पहला ये क्वेश्चन पूछता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अब क्रिया करता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और पानी बनाता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से अब क्रिया करेगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर इसी को बुझा हुआ चूना या चूने का पानी कहा जाता है। CaOH2 से जब हम CO2 प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है, पानी बनता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों हम चूना पत्थर भी कहते हैं, इसी को खड़िया भी कहते हैं। चाक जो ब्लैक बोर्ड स्कूल में पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड में जो चाक लिखते हैं वो भी किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसी को संगमरमर यानी मार्बल भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आगे कि जब अम्ल, ठीक है, यानी एसिड किससे अब क्रिया करे, धातु कार्बोनेट यानी CO3 लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, CO3, और इसके पहले क्या आएगा, धातु आ जाएगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, यानी HCO3 लगा रहेगा और उसके पहले क्या लगा रहेगा, कोई धातु लगा रहेगा यानी NaCO3। तो जो ये क्या करेगा, यानी धातु कार्बोनेट, ठीक है, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण तो हर उत्पाद बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो गैस निकलता कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और क्या बनता है, जल बनता है। तो मेन रूप से आप यहाँ समझ लीजिए कि जो अम्ल, ठीक है, अम्ल से क्रिया करके धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट हमेशा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ठीक है, दोनों के साथ यही रिएक्शन होता है। आइए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, क्या है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट है। जब ये अम्ल HCl क्या होगा, अम्ल होगा, अम्ल से क्रिया कराएंगे तो NaCl क्या बनाएंगे, लवण बना लेंगे। क्या बनाएंगे, H2O पानी बना लेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और पानी भी बनाता है। इसी तरह इधर देखिए, सोडियम
ये बाइकार्बोनेट, इसको क्या पढ़ा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एच लगा है तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों पढ़ते हैं। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और H2 यानी पानी बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ देखिए एक फिगर, इससे क्वेश्चन इस तरह पूछ रहा है, ये NCERT के सारे क्वेश्चन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ऐसे नंबर लिखा रहेगा, अगर यह 7 रहेगा तो कैसा होगा, उदासीन होगा, यानी नंबर होगा 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ कहाँ तक होता है, 14 तक। यानी जिसका pH वैल्यू सबसे कम होगा, यहाँ पर जैसे 0 है, यहाँ पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ पर 3, यानी यहाँ पे समझ लीजिए जिसका pH वैल्यू सबसे कम होता है वो सबसे अम्ली होता है, सबसे ज़्यादा अम्ली होता है, और जिसका pH वैल्यू सबसे अधिक होता है वो सबसे ज़्यादा क्षारी होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी का pH वैल्यू 0 है, ठीक है, pH वैल्यू क्या है, 0 है, तो सबसे ज़्यादा अम्ली होगा। ठीक है, किसी का pH वैल्यू 1 है तो सबसे ज़्यादा अम्ली होगा। अब जैसे जैसे इधर 7 की तरफ बढ़ेंगे उसकी अम्लीता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। यहीं पर यही क्वेश्चन दिया है कि बढ़ती हुई अम्ली प्रकृति, यानी इधर से जितना इधर चलेंगे, इधर से जितना इधर चलेंगे वो सबसे ज़्यादा अम्ली हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, इधर में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रता में कमी हो जाता है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होता है तो किस में वृद्धि होता है, OH माइनस में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये पूछेगा, ऐसे आपको क्रम दिया रहेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा अम्ली कौन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अम्ली कौन हो, तो जिसका pH वैल्यू सबसे कम रहेगा, यानी देखिए सबसे अम्ली कौन होगा, जिसका pH वैल्यू 0 रहे। ठीक है, उसके बाद फिर 1 वाला रहेगा, फिर ये घटते क्रम हो जाएगा, ये फिर 3 वाला रहेगा, ऐसे दे देगा pH वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा अम्ली जिसका pH वैल्यू सबसे कम हो, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अम्ली रहेगा। क्षारी में इसका जस्ट उल्टा होता है, इधर वाला जो होता है, यानी जैसे 14 है, 13 है, तो सबसे ज़्यादा क्षारी कौन होगा, जिसका pH वैल्यू 14 होगा, उससे कम 13 वाला होगा, उससे कम कौन हो जाएगा, 12 वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जाने पर इधर से इसमें क्या होता है, जब इधर साइड जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता की क्या होती है, वृद्धि होती है, जब इधर जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता की कमी होती है। अब चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर बताना भूल गए, जो अब जिसकी pH वैल्यू सबसे कम होती है, ठीक है, जिसकी pH वैल्यू सबसे कम होती है वो परबल अम्ल कहलाता है, जिसकी pH वैल्यू थोड़ा सा इधर कम होती है, 7 से कम होती है, वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार इसमें भी परबल क्षार होता है, और इधर क्या होगा, परबल क्षार भी होगा और दुर्बल क्षार भी होगा। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर परबल अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, यानी 100% आयनीकृत हो जाएंगे। ठीक है, पूर्णतः मतलब लगभग 100% आयनीकृत हो जाएंगे, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। उसे क्या जाता है, अम्ल कहा जाता है। अम्ल ना कह के क्या कहेंगे, परबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं उसको हम परबल अम्ल कहते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे, HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ये सब किसके उदाहरण हैं, परबल अम्ल के हैं। दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत हो, यानी थोड़ा सा, यानी 10%, 20%, 30% ही क्या हो, आयनीकृत हो, तो फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनते हैं, ऐसे को दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, CH3COH, इसको क्या बोलते हैं, एस्टिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एस्टिक अम्ल। पूछ रहा है कि एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, CH3COH। इसको क्या बोलते हैं, एस्टिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, ये फार्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे समझ लीजिए। यानी CH3COH और HCOH, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल। यानी जिसमें हाइड्रोजन पूर्णतः आयनीकृत हो जाएगा वो परबल अम्ल कहलाएगा, और जिसमें आंशिक रूप से आयनित होगा वो क्या कहेगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। इसी तरह क्षार भी होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। परबल क्षार ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलीय होते हैं। क्या होते हैं, जल में पूर्णतः विलीय होते हैं, परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन OH उत्पन्न करते हैं,
वो परवल क्षार कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। दुर्बल क्षार क्या होंगे? ऐसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं। कैसे होते हैं? आंशिक रूप से विलय होते हैं, अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करते हैं। तो क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार। जिसके एग्जाम्पल क्या होंगे दुर्बल क्षार के? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा और क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल होंगे? दुर्बल क्षार के। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, सेम फिगर दे के आपको एग्जाम में पूछा था, इसमें ऐसे लिख दिया था। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कि ये जठर रस है, जठर रस का पीएच वैल्यू कितना दिया है? 1.2 दिया है। नींबू का रस का कितना दिया है? 2.2 दिया है। जल का कितना दिया है? 7 दिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम फार्मूला क्या होता है दोस्तों? MgOH2 होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? NaOH होगा। क्या होगा? NaOH होगा। ठीक है, तो इसमें सबका पीएच वैल्यू दे दिया था। ठीक है, सबका पीएच वैल्यू दे दिया था। इसमें अब बताना था कि इस अवरोही या अवरोही क्रम में लिखने के दिया था। ठीक है, किसमें दिया था? अवरोही या अवरोही क्रम में लिखने के दिया था। तो भाई जिसका पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए सब। ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है नींबू का रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.2 होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, नींबू 2 रुपये बिकता है तो नींबू का रस कितना हो जाएगा? 2.2। शुद्ध जल का जान ही रहे कितना होता है? 7 होता है। और रक्त, जितनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन हुए सब पूछ रहा है, रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। ये क्या दिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको क्या बोलते हैं? एंटा एसिड। यानी अगर पेट में सबसे ज़्यादा, अब देखिए यहाँ पर इसका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। मतलब ये किस रूप में होता है? क्षारीय रूप में होता है। तो अगर पेट में ज़्यादा अम्लता हो जाती है तो किसका प्रयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी इसको बोलते हैं एंटा एसिड। यानी पेट में अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि दोस्तों नींबू का रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.2 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है, ये उदासीन होता है। रक्त का 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। अब देखिए इसके बारे में देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा सिरके में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरके में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ये एस्टिक अम्ल पाया जाता है। किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ये एस्टिक अम्ल पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। संतरे में पूछेगा तो संतरे में कैसा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ये संतरे में सिट्रिक अम्ल, यानी किसी भी खट्टे पदार्थों में। ठीक है, सभी खट्टे पदार्थों में कैसे अम्ल पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, खट्टे पदार्थ जहाँ भी आएगा, ठीक है, खट्टा दूध आएगा। ठीक है, खट्टे पदार्थ नहीं, जब दूध आएगा या दही आएगा तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी की डंक में मैथनोइक अम्ल पाया जाता है। और नीटल के डंक में भी क्या पाया जाता है? मैथनोइक अम्ल। ये IUPAC नेम दिया है। क्या दिया हुआ है? ये IUPAC नेम दिया है। इसी को बोला जाता है फार्मिक अम्ल। क्या बोला जाता है? इसको फार्मिक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इसको फार्मिक अम्ल बोला जाता है। यानी चींटी के डंक में और नीटल के डंक में। ठीक है, इसमें नीटल मतलब वही क्या बोलते हैं? बिच्छी के डंक में। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका IUPAC नाम क्या होता है? मैथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसमें क्या पूछा था कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है? किसके बारे में पूछा था? क्लोर क्षार प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जब सोडियम क्लोराइड की जली विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यही क्वेश्चन पहले ही दिन पूछा था। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड की जली विलयन मतलब उसमें क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। जब क्या प्रवाहित किया जाता है? विद्युत प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है? विद्युत प्रवाहित किया जाता है। तो हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? क्लोरीन गैस निकलता है और क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। यही क्वेश्चन पूछा था
क्लोर अपक्रिया में कौन सा गैस निकलता है, ठीक है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा गैस निकलता है, तो क्लोरीन गैस निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा निकलता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। कहाँ पे मुक्त होती है, एनोड पर, ठीक है। क्लोरीन गैस कहाँ पे होगी, एनोड पे होती है। एनोड प्लस होता है लेकिन क्लोरीन में माइनस होता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है। तो ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, ये प्लस पे जाएगा। एनोड प्लस होता है तो ये एनोड पे जाएगा। क्लोरीन माइनस होता है तो प्लस पे जाएगा, ये प्लस होता है तो माइनस पे जाएगा। यानी क्लोरीन कहाँ पे मुक्त होगी, एनोड पे मुक्त होगी, और हाइड्रोजन कहाँ पे मुक्त होगा, कैथोड पे मुक्त होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। यहाँ पर फिगर पूरा दिया है, यहाँ पर आप लोग उसके पूरा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो क्लास 10 में दिया है 4 फार्मूले दिए हैं प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाना, उसमें आपको बनाने के लिए नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सीधे सीधे पूछ रहा है कि जैसे ब्रिंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या पढ़ा जाता है इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है और पानी बनता है। तो आपको सिर्फ यही याद करना है कि जो हमारा कैल्शियम ब्रिंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2, ठीक है। अब मान लीजिए पूछ ले कैसे बनाया जाता है तो क्या करोगे, इसको याद कर लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमारा ब्रिंजक चूड़ और जल बनता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, बेकिंग सोडा। दोस्तों बस बेकिंग सोडा को आपको ध्यान रखना है, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, NaHCO3। इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसी को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं इसको, खाने वाला सोडा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, ठीक है, ब्रेड बनाने में, इस सब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, धावन सोडा। धावन सोडा दोस्तों कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, Na2CO3 10H2 होता है। कितना होता है, Na2CO3 10H2। ये क्या होता है, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। अब इसमें ध्यान ही रखना, इसमें पूछता है कि धावन सोडा यानी धोने के सोडे में जल के कितने अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2। किसका होता है, धोने के सोडा यानी वॉशिंग सोडा का। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इसको पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा यहाँ ठंडा करने दिया है, आप ऐसे ध्यान रखिए। जब कैल्शियम सल्फेट को, ठीक है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इसके देखिए यहाँ पर जल के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो 3 अणु क्या हो जाते हैं, इसके उड़ जाते हैं, तो 1 अणु बचते हैं। तो हमारा जो बनता है क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है कैल्शियम सल्फेट, ये ½ H2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये 3 अणु, ठीक है। यानी देखिए 1 सही 1/2 मतलब यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर दिया है 1 सही 1/2 मतलब इसका मतलब कितना है, 3/2 अणु पानी के होते हैं। और ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2 रहेगा तो क्या होगा, जिप्सम होगा। हाफ रहेगा, देखो यहाँ पर हाफ रहेगा तो इसको आप पढ़ेंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, धातु और अधातु के बारे में। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए एक धातु का तार है, इसको हम गर्म कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं। तो जब यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर ये हम मोम लगाए हैं। क्या लगाए हैं, मोम लगा रहे हैं, तो ये पिघल जा रहा है। इसके मतलब यहाँ पर गर्म करने पे यहाँ पर भी गर्म हो जा रहा है। इससे पता चल रहा है धातु ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। देखिए दोस्तों 2 चीज़ याद रखिए, धातु ऊष्मा का भी सुचालक होता है और ये विद्युत का भी सुचालक होता है। ऊष्मा का भी होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है, यही याद कर लीजिए, ठीक है। ये ये ऊष्मा का भी सुचालक होगा और विद्युत का भी सुचालक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एक दिया है। अब इसमें आपको ये
तभी समझ में आएगा जब आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में पता होगा। किसके बारे में पता होगा? सक्रियता श्रेणी। उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु गर्म जल से अभिक्रिया करती है, किसके साथ? गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ। कौन सी धातु है वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, मतलब कौन सी ठंडे जल से अभिक्रिया करेगी, कौन सी गर्म जल से करेगी, कौन सी वाष्प से करेगी। ठीक है, तो यही तीनों पूछता है। इसके लिए आपको ये सक्रियता श्रेणी पता होना चाहिए। ये देख लेते हैं उसके बारे में। दोस्तों जो हमारा दिया है इस सक्रियता श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। जो ऊपर सबसे ज़्यादा, अभी हम जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा रहे थे इसको बताए थे। याद करने का तरीका होता है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, कोर्ट है आपका। ठीक है, यहाँ पर एक नहीं दिया है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पीटी। नीचे क्या होता है? पीटी यानी प्लेटिनम होता है। यहाँ पर थोड़ा सुपर कर देते हैं ताकि आप देख लीजिए पूरा। यहाँ पर नहीं दिया है तो यहाँ पर लिख लीजिए, एक लास्ट में पीटी होता है यानी प्लेटिनम होता है। ठीक है, तो इसको याद करने के फिर से आप एक बार लिख लीजिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, यानी केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। कोर्ट है आपका। किसका है? आपका, यानी सोना चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, सोना चांदी और प्लेटिनम। तो जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, और जो नीचे होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है, जो नीचे होता है वो क्या होता है? सबसे कम क्रियाशील होता है। ऊपर वाला तत्व क्या होता है? ऊपर वाला जो भी तत्व है नीचे वाले क्या कर देते हैं? ऊपर वाला जो धातु होगा भाई वो नीचे वाले को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापन अभिक्रिया इसी बेस पे तो समझाया जाता है। अब इसमें दोस्तों जो ऊपर जो दो तत्व होंगे, जो तीन तत्व होंगे ये, ठीक है, ये तीनों, ठीक है, ये जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। यानी शीतल यानी ठंडे पानी से क्या कर देते हैं? ये जल से अभिक्रिया कर सकते हैं। किससे अभिक्रिया कर सकते हैं? जल से। जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है ये गर्म जल से अभिक्रिया करता है। कैसे करता है? ये गर्म जल से अभिक्रिया करता है। बाकी जो नीचे के तीन होते हैं, ये जो नीचे तीन होते हैं किससे गर्म अभिक्रिया करते हैं? वाष्प से अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं? वाष्प से। तो जो ऊपर के तीन होते हैं वो किससे अभिक्रिया करते हैं? जल से करते हैं। जो नीचे बीच वाला मैग्नीशियम होता है ये किससे करता है? गर्म जल से अभिक्रिया करता है। और जो नीचे तीनों हैं ये वाष्प से अभिक्रिया करते हैं। और दोस्तों जो नीचे के होते हैं, ठीक है, ये तीन चार तत्व, ठीक है, ये ठंडे जल से कभी भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन कौन से तत्व जल से अभिक्रिया करेंगे। तो कौन होगा? ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम जो होता है गर्म जल से अभिक्रिया करता है। अल्मोनियम, जिंक और फेरस ये किससे करते हैं? वाष्प से अभिक्रिया करते हैं। इसी के बारे में एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है कि जो पोटेशियम है और सोडियम है जैसी धातुएं ठंडे जल से तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। कैसे करती हैं? तेज़ी से। और उसके नीचे देखिए यहाँ पर बताए थे ना क्या होता है? केदारनाथ का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया पोटेशियम और फिर क्या दिया है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या समझाए हैं कि ये क्या दिया है? केदारनाथ का, ठीक है, यानी यहाँ पर दिया पोटेशियम, क्या दिया? पोटेशियम और सोडियम। ये पोटेशियम और सोडियम ये क्या करेंगे? ठंडे जल से तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम भी करता है। देखिए जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। इन दोनों की तुलना में इसकी अभिक्रिया क्या होती है? धीमी होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम वाला कहाँ पर दिया है दोस्तों? यहाँ पर मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम क्या होता है? शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। अभी बताएं केदारनाथ का माली, यानी यहाँ पर Mg आएगा तो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद नीचे बताए थे, इसके बाद क्या आता है? माली आलू जरा फीका पकाता है, यही तो बताए थे। तो जो एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है एल्युमिनियम
आयरन यानी Fe और जिंक यानी ए वाला, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करते हैं, लेकिन भाप के साथ अपक्रिया करते हैं। बताए थे किसके साथ अपक्रिया करते हैं? भाप के साथ अपक्रिया करते हैं। दोस्तों बस यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए जो नीचे वाले तत्व हैं जैसे लेड हो गए, कॉपर हो गया था, सिल्वर, गोल्ड धातुएं जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती, ये जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं। अब देखिए एक्वारजिया के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जा रहा है कि एक्वारजिया जो होता है इस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है। यह किसको गला सकता है? गोल्ड को गला सकता है। यानी एक्वारजिया के मिश्रण में अगर हम सोने को डाल दें तो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। जबकि दोनों में से किसी अम्ल को अकेले में यह क्षमता नहीं होती। यानी जैसे या नहीं एक अकेला ना तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, यानी ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ना तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल, दोनों अकेले इसको नहीं गला सकते हैं। एक्वारजिया भवकता द्रव होने के कारण प्रबल संक्षारक उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में सामर्थ्य रखता है। किसको भी गला सकता है? गोल्ड के साथ प्लेटिनम को गला सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, और ये क्या होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो पूछता है तो जो HCl होते हैं देखिए 1 2 3 शब्द का, तो इसका कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, इसको 1, यानी इनका जो रेशियो होता है कितना होता है? 3 और 1 होता है। ऐसे याद कर सकते हैं। HCl में कितने वर्ड होते हैं? 3 होते हैं, तो इसका कितना होगा? 3 होगा। HNO3 का कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो जो हमारा एक्वारजिया में होगा कितना होगा? हाइड्रोक्लोरिक 3 पार्ट हो गए और HNO3 क्या होंगे? 1 पार्ट होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों ये सक्रियता श्रेणी से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नीचे के तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे ये चांदी हो गया, ये फिर क्या हो गया? सोना हो गया और ये प्लेटिनम हो गया, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए लिखा है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। तो जान ही रहो कि ऊपर वाले सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, नीचे वाले कम अभिक्रियाशील होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कैसे अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं ये सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यानी ऊपर के 5, ऐसे याद कर सकते हो, ऊपर के 5 इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती, ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद बस आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि नीचे के जो 2-3 तत्व होते हैं, 3 तत्व ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें से 2 तत्व ऐसे हैं जो मिश्रित अवस्था में होते हैं, ठीक है, दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। और ऊपर के जो 5 तत्व होते हैं कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों इस तरह ये हमारा जो टॉपिक है 3 चैप्टर कवर कर दिए। दोस्तों अगली वीडियो में हम चौथा और 5वां को कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक्सपोर्ट करने में, अपलोड करने में दोनों में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। आगे के लिए धन्यवाद।